पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज जीएस रिवीजन में क्लास नंबर 29 हम लोग करेंगे, और लास्ट वीडियो में जो टॉपिक्स रह गए थे जैसे मनी बिल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ये करेंगे। हिस्ट्री में बहमनी साम्राज्य के बारे में लोग पढ़ेंगे, बहमनी किंगडम के बारे में, और नीति आयोग का स्ट्रक्चर हम लोग को स्टडी करना है। फंक्शंस वगैरह हम लोग स्टडी कर चुके थे, और किस तरीके से योजना आयोग से नीति आयोग की तरफ हम लोग ट्रांसफॉर्म हुए वो हम पढ़ चुके हैं। नीति आयोग का स्ट्रक्चर जरूरी है, और नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कैसे प्रमोट करता है इसको भी हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री के जो कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं यूपीपीएससी जिनको फोकस कर सकता है, बहमनी किंगडम उनमें से एक है। बहमनी साम्राज्य के बारे में ज्यादा बुक्स में नहीं दिया रहता है, और कई बार आप फोकस भी नहीं करते क्योंकि प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन बहमनी किंगडम से देखने को नहीं मिलते हैं, सिवाय इसके कि किसने स्थापना करी, क्या राजधानी बनाई थी और कब स्थापना करी थी, किस सल्तनत के शासक के शासनकाल में स्थापना की गई थी। इसके अलावा अब तक नहीं पूछा गया है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, इनके रूलर्स की क्रोनोलॉजी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीपीएससी जिन अनएक्सप्लोर्ड एरियाज पर फोकस कर रहा है उनमें से एक ही बहमनी किंगडम हो सकता है। तो दिल्ली सल्तनत में खासकर तुगलक वंश के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जो कई प्रांतों में दिल्ली सल्तनत को विभाजित किया गया था, तो एक प्रांत यानी एक प्रोविंस जो है ये डेक्कन भी हुआ करता था। दक्कन एक प्रांत हुआ करता था, यानी कि एक प्रोविंस हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस प्रांत में यानी कि प्रोविंस में अमीरान सादा या सादा अमीर नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो 100 गांवों के प्रशासनिक प्रमुख होते थे अमीर सादा। लेकिन 1337 से क्या हुआ था कि इन अमीर सादा लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया था, यानी विद्रोह करना शुरू कर दिया था सल्तनत शासकों के खिलाफ, और फाइनली 1347 में दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना यहाँ पर कर ली गई थी। ठीक है, किसने की थी अभी हम देखेंगे। कर्नाटक गुलबर्गा बना दिया था। इससे पहले 1337 से जब विद्रोह होना शुरू किया गया था तो फतेहाबाद को राजधानी बनाया गया था। फतेहाबाद में कुछ शासकों ने इंडिपेंडेंट कह करके खुद को रूल किया, जो पहले मुगल मतलब सल्तनत काल के ऑफिशियल्स हुआ करते थे। फतेहाबाद राजधानी बना करके लोग स्वतंत्र शासन करने लगे थे, लेकिन एक यूनिफाइड स्वतंत्र स्ट्रक्चर्ड शासन की शुरुआत यहाँ पर बहमनी सल्तनत नाम से की गई थी 1347 से।
गुलबर्गा को राजधानी बनाया गया था। अलाउद्दीन हसन गंगू नामक एक व्यक्ति था जिसने बहमन शाह की उपाधि के साथ वर्ष 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी, और इस तरीके से बहमनी सल्तनत अस्तित्व में आता है। बहमनी सल्तनत और विजयनगर सल्तनत के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है। विजयनगर की सल्तनत की शुरुआत 1336 से मानी जाती है और बहमनी सल्तनत की 1347 से, तो लगभग ये दोनों राजवंशों का उदय एक साथ हुआ था। रायचूर देवाब में जो उपजाऊ क्षेत्र था, फर्टाइल रीजन, और गोलकुंडा की माइन जो उसमें आती थी उस क्षेत्र में, उसके लेकर के विजयनगर साम्राज्य से इनका संघर्ष होता रहा। ये लास्ट क्लास में भी हमने स्टडी किया था जब विजयनगर साम्राज्य को, तो पढ़ाया था आपको कि बहमन शाह के जो सक्सेसर्स थे या फिर बहमनी सल्तनत के जितने भी शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं से इनका संघर्ष लगातार होता रहा था। वारंगल राजमुंदरी और कोंडावीडू के रेड्डी शासन से लगातार बहमनी लोगों के संघर्ष हुए थे, और बहमन शाह इन सभी अभियानों में विजय हुआ था और अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर की उपाधि बहमन शाह ने धारण की थी। मोहम्मद प्रथम बहमन शाह का उत्तराधिकारी बना था, और फिर कई सारे उत्तराधिकारी यहाँ पर बनते हैं, अभी जिनके बारे में पूरी लिस्ट देखेंगे। 1363 में वारंगल पर बहमनी शासन ने हमला किया था और काफी इनको फायदा पहुंचा था। गोलकुंडा के महत्वपूर्ण किले को इन्होंने जीत लिया था और फिरोजा सिंहासन भी हथिया लिया था, और बाद के बहमनी शासक जो है ये फिरोजा सिंहासन पर बैठने लगे थे। अगले 100 वर्षों तक उत्तराधिकार के माध्यम से या फिर राज हड़प के माध्यम से एक के बाद एक कई सुल्तान बने बहमनी वंश में। अपने दक्षिणी पड़ोसी राज्यों के साथ जैसे विजयनगर, वारंगल के साथ युद्ध वगैरह किया ओडिशा पर, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र हथिया नहीं पाए थे। तो जो ये बहमनी किंगडम है, ये एक सीमित टेरिटरी के रूप में डेक्कन रीजन में रूल करती रही थी। 1425 में वारंगल पर कब्जा कर लिया गया था बहमन शासकों के द्वारा, और पूर्व की ओर बढ़ने की कोशिशों को ओडिशा के शासकों ने चुनौती दी थी, तो ओडिशा के रूलर्स के साथ इनका संघर्ष हुआ था। 1429 में अहमद शाह अल वली ने राजधानी शहर को गुलबर्गा से बीदर की ओर स्थानांतरित किया था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि राजधानी को जो है गुलबर्गा से बीदर कौन लेकर गया था? अहमद शाह अल वली। 1429 में मोहम्मद थर्ड का शासनकाल 1463 से 1482 का है। इनके शासनकाल में लेफ्टिनेंट मोहम्मद गामा के हाथों में शासन था, जो एक अच्छे प्रशासक साबित हुए थे। तो आप जब भी इतिहास पढ़ेंगे बहमनी वंश का, ज़्यादातर महमूद गामा के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है, क्योंकि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था और इसने स्ट्रक्चर किया था बहमनी एडमिनिस्ट्रेशन को और राज्य को अच्छी बुलंदियों पर लेकर के गया था महमूद गामा। बहमनी शासकों की क्रोनोलॉजी हम लोग देखेंगे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू, ये पहला रूलर और संस्थापक। उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम, फिर अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, फिर दाऊद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह सेकंड, गियासुद्दीन ताहमतन शाह, फिर शमशुद्दीन दाऊद शाह सेकंड, ताजुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद जब ये जो कैपिटल है वो मोहम्मदाबाद या फिर बीदर शिफ्ट कर दी गई थी, शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, शिहाबुद्दीन अहमद शाह जिसने कैपिटल को शिफ्ट किया था गुलबर्गा से बीदर की तरफ, अलाउद्दीन अहमद शाह सेकंड, अलाउद्दीन हुमायूं शाह, निज़ामुद्दीन अहमद शाह थर्ड, निज़ामुद्दीन अहमद शाह थर्ड, फिर उसके बाद शमशुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड, और उसके बाद शिहाबुद्दीन महमूद शाह अहमद शाह फोर्थ, अलाउद्दीन शाह, वलीउल्लाह शाह, कलीमुल्लाह शाह। तो जिनके नाम अलग से हैं उनके जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं आप चाहें तो। मेरे हिसाब से अगर आप पहले दो रूलर आखिरी के दो रूलर भी पकड़ लेंगे तो क्रोनोलॉजी जो 4 शासकों की आती है उसको कर ले जाएंगे। थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्रोनोलॉजी लग रही रूलर्स की, तो इस वजह से मैंने कराया है। मोहम्मद शाह थर्ड जब शासन कर रहा था तो उसके समय में प्रधानमंत्री थे मोहम्मद गामा। तो मोहम्मद गामा के मार्गदर्शन में बहमनी साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था, अपने जनित पर, चाहे टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो चाहे फिर अलग तरीके के डेवलपमेंट्स हो। ये एक फारसी व्यापारी था, यहाँ पर आकर के एडमिनिस्ट्रेशन इसने संभाला था मोहम्मद शाह थर्ड के शासनकाल में। इस्लामी धर्मशास्त्र, फारसी गणित में पारंगत था और ये गद्य लेखक, कवि और गद्य लेखक भी था। सैन्य प्रतिभा भी इसमें विद्यमान थी। विजयनगर, ओडिशा और अरब सागर पर समुद्री डाकुओं के खिलाफ इसने सफल युद्ध लड़े थे और बहमनी किंगडम को मजबूती दी थी। फारसी स्थापत्य शैली में बीदर में एक मकबरा भी मदरसा बनवाया था, माफ कीजिएगा, मदरसा बनवाया था मकबरा ने। बीदर में मदरसा बनवाया था महमूद गामा ने, या फिर मोहम्मद गामा कह सकते हैं। मदरसा विश्व भर में 3000 पांडुलिपियों के संग्रह के साथ एक महान शिक्षण केंद्र हुआ करता था। ये बड़ा जरूरी है, कल्चरल डेवलपमेंट काफी पूछते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। तो जो ये मदरसा ये मोहम्मद गामा ने बनवाया था बीदर में। 3000 मैन्युस्क्रिप्ट्स इसमें, यानी जो पांडुलिपियां थी उनका संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता था और महान शिक्षण केंद्र ही बना था। डेक्कन रीजन में गामा की प्रगति स्थानीय मुस्लिम नेताओं द्वारा बर्दाश्त नहीं की गई और झूठे आरोप उन पर लगाए गए और महमूद थर्ड को मजबूर किया कि उसको मौत की सजा दी जाए।
महमूद गामा को जब फांसी देकर फांसी पर लटकाया गया, उसी समय से बहमनी सल्तनत का पतन शुरू हो गया था और कुछ वर्षों बाद सल्तनत धीरे धीरे 5 स्वतंत्र राज्यों में टूट गया था। तो 5 अलग अलग किंगडम्स में जो टूटा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर में ये डिसइंटीग्रेट हो गया था बहमनी सल्तनत। बहमनी साम्राज्य का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था वो कैसे कैसे हुआ था, इसके बारे में पूछा जाता है हमसे एग्जाम में। तो बीजापुर के फाउंडर थे यूसुफ आदिल शाह। 1489 में इसकी स्थापना हुई थी। आदिल शाही डायनेस्टी की नींव रखी गई थी। और ये किस मुगल शासक के शासनकाल में इसको मर्ज किया गया था मुगल साम्राज्य में, ये हम बाद में देखेंगे जब मुगल वंश पढ़ेंगे अलग से। अहमदनगर के बारे में बात करें तो मलिक अहमद इसमें फाउंडर, निजाम शाही डायनेस्टी की नींव इन्होंने रखी थी मलिक अहमद ने। बरार के शासक फतुल्ला इमादुल मुल्क, इमाद शाही डायनेस्टी की नींव रखी गई थी बरार में। गोलकुंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी की नींव रखी थी कुली कुतुब शाह ने। और बीदर में कासिम अली बरीद प्रथम ने बरीद शाही डायनेस्टी की नींव रखी थी। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो जैसे सल्तनत काल में एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था, उसी स्ट्रक्चर को कॉपी किया गया था। 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था बहमनी साम्राज्य को, और जिन्हें तरफ या प्रांत कहा जाता था। दौलताबाद, बीदर, बरार और गुलबर्गा, इनमें विभाजित किया गया था इन प्रोविंसेस में। इन प्रोविंसेस को क्या का टर्म दिया गया था? तरफ। ये बड़ा जरूरी है, तरफ। हर प्रांत एक तरफदार के अधीन होता था, जिसे सूबेदार भी कहते थे। तो बहमनी किंगडम में जो प्रोविंशियल इंचार्ज होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सूबेदार या फिर तरफदार होता था। तरफदार के अधिकार क्षेत्र से कुछ जमीन को खालिसा में बदल दिया गया था कुछ समय के लिए। खालिसा जमीन जैसे सल्तनत काल में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जो डायरेक्टली शासक के अधीन जमीन होती थी, जो जमीन होती है जिसको शासक अपने पर्सनल खर्चे और शाही घराने के खर्च चलाने के लिए जिसका उपयोग करता है। पर्सनल लेवल पर जो किसी इक्तादार को या फिर किसी तरफदार को नहीं दी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं खालिसा भूमि। जो डायरेक्टली सुल्तान और सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन जो भूमि होती है और उससे आने वाली जो आय होती है, वो डायरेक्टली सुल्तान अपने पास रखता है। जो ऑफिशियल्स नियुक्त किए जाते थे, उनको वेतन या तो नगद के रूप में या जमीन या जागीर के रूप में ये बहमनी सल्तनत में दिया जाता था। अब सल्तनत काल से ही अलग हुआ था ये प्रोविंस डेक्कन का, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें सल्तनत काल की फॉलो की जाती थी। सैन्य प्रशासन भी सल्तनत काल का ही कॉपी किया गया था। बहमनी शासक सैन्य सहायता के लिए अपने अमीरों पर निर्भर रहते थे। जैसे इक्ता इक्ता जो है सैन्य और प्रशासनिक शक्ति का आधार होता था सल्तनत काल में। तो यहाँ पर इक्तादार की जगह यहाँ पर कई सारे अमीर नियुक्त किए थे। नाम अलग अलग है, काम वही है। जो इक्तादार का काम था सल्तनत काल में, वही अमीर का काम था बहमनी सल्तनत में। रेवेन्यू फंक्शंस देखना और मिलिट्री फंक्शंस देखना, रेवेन्यू कलेक्शन भी करना और मिलिट्री फंक्शंस भी देखना, अपने अधीन एक सेना रखना जो सल्तनत को जब जरूरत पड़ेगी या फिर बहमनी सल्तनत को जब जरूरत पड़ेगी उसको सपोर्ट करने के लिए अमीर को अपनी सेना भेजनी पड़ती थी। और रेवेन्यू फंक्शंस भी अमीर के होते थे। तो इक्तादार और अमीर में कोई फर्क नहीं मानिए, बस यही था सैन्य प्रशासन का आधार। बहमनी सल्तनत में अमीरों के रैंक में 2 समूह होते थे। एक दक्कनी, जो अप्रवासी मुसलमान होते थे और लंबे समय से दक्कन क्षेत्र में रह रहे होते थे। दूसरा समूह यहाँ पर अफाकी या फिर परदेसी का होता था। परदेसी लोग आते थे मध्य एशिया, ईरान और इराक से यहाँ पर प्रशासन संभालने के लिए, उनको परदेसी या फिर अफाकी कहा जाता था। और यहाँ पर पहले मुसलमान जो बाहर से आकर के लंबे समय तक जो रह रहे थे इमिग्रेंट मुस्लिम, उनको दक्कनी कहा गया था। बहमनी काल में युद्ध में बारूद का इस्तेमाल किया जाता था। तो गन पाउडर जो है, इसका इस्तेमाल भारत में पहले से होता था। ठीक है, गन पाउडर का इस्तेमाल भारत में पहले से होता था बाबर के आने से पहले। जैसे अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि गन पाउडर भारत में मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया, तो नहीं। ठीक है, गन पाउडर जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता रहा है। बहमनी सल्तनत में गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो कुछ सुधार के साथ इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का अनुसरण किया गया था। इमारतों के निर्माण के लिए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया गया था। वास्तुकला फारसी वास्तुकला से अत्यधिक प्रभावित थी। तो पर्शियन स्टाइल से ये इन्फ्लुएंस थी ये बहमनी आर्किटेक्चर। बहमनी आर्किटेक्चर की विशेषताएं क्या है? ऊंची मीनारें, मजबूत मेहराब, विशाल गुंबद, विशाल हजारा, और इमारत के शीर्ष पर अर्ध चंद्राकार चांद बनाया जाता था। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो आपको इस्लामिक स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है, हाफ मून इस तरीके का बनाया जाता था। ठीक है, इमारत के शीर्ष पर अर्ध चंद्राकार चांद बनाया जाता था। उदाहरण क्या है? गुलबर्गा में जो स्मारक बने हैं, शाह बाजार मस्जिद, हफ्ता गुंबद, जामा मस्जिद। ठीक है, जो गुलबर्गा में बने हैं, शाह बाजार मस्जिद, हफ्ता गुंबद, जामा मस्जिद। और बीदर में मोहम्मद गामा का मदरसा, 16 खंबा मस्जिद, रंगीन महल, जनता महल, ये सब बीदर में है। और बीजापुर में कौन से हैं? गोल गुंबद बीजापुर में है। ये किसने बनवाया था? 1656 में मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। और इब्राहिम का रोजा यानी इब्राहिम का मकबरा, बड़ा कमान, आनंद महल, चांद बावड़ी, ये सब कहाँ पे? बीजापुर में। तो इससे 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। स्थापत्य से पहले तो ये पूछ लेते हैं कहाँ पे स्थित है,
और कई बार क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाता है कि कौन सा स्थापत्य जो है कब बना है। संसद में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं या फिर बिल कितने प्रकार के होते हैं, ये हम देख लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले धन विधेयक के बारे में बात कर लेते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में डिफाइन किया गया है? 110 में। ये पूछा गया था एक बार 2019 वाले पेपर में, और भी कई बार पूछा जाता रहता है। तो धन विधेयक किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है, आर्टिकल 110। यदि विधेयक में केवल निम्नलिखित या सभी में से किसी भी विषय से संबंधित प्रावधान हो तो उसे धन विधेयक माना जाएगा। तो धन विधेयक के क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं। किस बिल को हम लोग धन विधेयक मानेंगे? तो किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन किया गया हो किसी भी मतलब बिल पे। ये कहा गया हो कि किसी कर को लगाया जाना है, किसी कर को हटाया जाना है, किसी कर में छूट देनी है, परिवर्तन करना है या फिर उसको रेगुलेट करना है, तो ऐसा कोई भी बिल होगा मनी बिल। संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, या धन उधार लेना है उसके लिए रेगुलेशन लाना है तो उसके लिए मनी बिल पास करना पड़ेगा सरकार को। भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के लिए, ऐसे किसी निधि में धन का भुगतान या उससे धन की निकासी करने के लिए, तो भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई भी धन निकालना है तो उसके लिए मनी बिल पास करना होता है। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोजन अगर करना हो तो भी मनी बिल पास करना पड़ता है। भारत की संचित निधि पर लगाए गए किसी भी व्यय की घोषणा या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करनी हो तो भी मनी बिल पास करना पड़ता है। भारत की संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते में पब्लिक अकाउंट में धन की प्राप्ति करनी हो, और या फिर धन की अभिरक्षा करनी हो, या फिर धन को निकालना हो, एलोकेट करना हो, किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा करना हो तो भी मनी बिल पास करना पड़ता है। तो ये सारे मनी बिल के क्वालिफिकेशंस हो गए। हालांकि किसी विधेयक को केवल इस आधार पर विधेयक नहीं माना जाएगा कि उसमें निम्नलिखित प्रावधान है। मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट आता है, मान लीजिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है और उसमें जुर्माने की बात की गई है, आर्थिक दंड लगाना है, तो वो मनी बिल नहीं होगा, वो ऑर्डिनरी बिल में आएगा। लाइसेंस के लिए फीस की मांग की गई हो, भुगतान या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कोई फीस चार्ज की जा रही हो तो मनी बिल में नहीं आएगा। और स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट या परिवर्तन किया गया हो तो भी वो नहीं आएगा। मान लीजिए राज्य में कोई अथॉरिटी है, ठीक है, उसकी सर्विसेज किसी सिटीजन को किस मद पर दी जाएगी, कितने कितने उसमें फीस वगैरह लगेगी, तो फीस वगैरह लेने के लिए कभी भी लाइसेंस फीस वगैरह के लिए मनी बिल नहीं पास करना होता है। ज़्यादातर जो भी हमने बताया उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। आप लोग परेशान हो रहे हो कि सब लर्न करना पड़ेगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है मनी बिल की, तो नहीं, ये सब कभी आता ही नहीं है। हमसे एग्जाम में पूछते हैं ये वाली चीज़ें जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। धन विधेयक की विशेषताएं क्या क्या है? मनी बिल की विशेषता ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, अंतिम का मतलब फाइनल। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट कुछ करता है, ना कोई और अथॉरिटी, ना प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकते हैं। अगर लोकसभा स्पीकर ने डिक्लेयर कर दिया कि फला बिल मनी बिल है, आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है प्रोविजन कि जो सर्टिफिकेट होता है मनी बिल है या फिर नहीं, उस पर साइन किसके होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के होते हैं। तो स्पीकर तय करता है कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं। सेकंड चीज जो ध्यान रखनी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय पर किसी भी न्यायालय, संसद के किसी सदन में, यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्वारा भी प्रश्न नहीं उठाया जाता है। अभी तक तो नहीं उठाया गया है। राष्ट्रपति प्रश्न इसलिए भी नहीं उठाते हैं क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा में मनी बिल नहीं पेश किया जाता है, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है और इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। तो जो हमने सरकारी विधेयक और प्राइवेट मेंबर बिल में अंतर पढ़ा था, तो धन विधेयक हमेशा एक सरकारी विधेयक यानी कि गवर्नमेंट बिल होता है, ये प्राइवेट मेंबर बिल नहीं हो सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, ठीक है, ना रिजेक्ट कर सकती है, ना उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, खाली 14 दिन के लिए डिले कर सकती है राज्यसभा। इसके अलावा कोई अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। रिकमेंडेशंस के साथ, रिकमेंडेशन के बिना 14 दिन में वापस करना होता है मनी बिल राज्यसभा को। अगर राज्यसभा नहीं पारित करती 14 दिन के भीतर तो अपने आप स्वतः 14 दिन के भीतर पारित हुआ मान लिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा की किसी भी या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। केवल रिकमेंडेशंस चाहे तो लोकसभा मान सकती है, चाहे तो अस्वीकार भी कर सकती है। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। फाइनेंस बिल में काफी समस्या लोग महसूस करते हैं क्योंकि फाइनेंस बिल एक नहीं दो तरीके के होते हैं। फाइनेंस बिल 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं। फाइनेंस बिल नंबर 1 जो अनुच्छेद 117 क्लॉज 1 में दिया हुआ है, आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में दिया हुआ है फाइनेंस बिल टाइप 1 के बारे में। फाइनेंस बिल टाइप 1 के बारे में अगर हम समझे तो यह विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित सभी मामले शामिल हों, यानी कि मनी बिल के कोई प्रोविजन या सभी प्रोविजन शामिल हों तो फाइनेंस बिल कहलाएगा। साथ ही समान विधि के अन्य मामले भी उसमें शामिल हों। जैसे कोई विधेयक होता है, कोई बिल होता है जो एक्ट बनने जा रहा होता है, तो सिर्फ धन निकालने के बारे में नहीं और भी कई प्रावधान होते हैं। तो उसमें अगर मतलब कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकालने वाला मामले के अलावा और भी मामला शामिल है तो वो फाइनेंस बिल टाइप 1 बन जाता है।
राज्यसभा द्वारा इसे स्वीकार या संशोधित किया जा सकता है फाइनेंस बिल को, मनी बिल को नहीं कर सकते हैं। गतिरोध को हल करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मनी बिल के संदर्भ में कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। मनी बिल के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। केवल ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल में संयुक्त बैठक हो सकती है, जैसे दिया हुआ है। फाइनेंस बिल टाइप 1 के लिए ये संयुक्त बैठक का प्रावधान है। राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकते हैं विधेयक को, या विधेयक को रोक भी सकते हैं, यानी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या समानता होती है, यानी कि क्या सिमिलरिटीज होती है मनी बिल और फाइनेंस बिल में? दोनों को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। चाहे फाइनेंस बिल हो चाहे मनी बिल हो, उसको लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। दोनों केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसे छोड़कर वित्त विधेयक टाइप नंबर 1 एक साधारण विधेयक पर भी लागू सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा शासित किया जाता है, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स होती है किसी ऑर्डिनरी बिल को पारित करने के लिए, फाइनेंस बिल टाइप 1 को पारित करने वाली सभी प्रोसीडिंग वैसी ही होती हैं। मनी बिल में एक्सक्लूसिव केस होता है कि राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होती है और राज्यसभा उसको सिर्फ डिले कर सकती है, कोई भी संशोधन नहीं बता सकती है। अभी ऑर्डिनरी बिल कैसे पारित होता है उसकी प्रक्रिया भी हम देखेंगे। अभी मैं केवल आपको टाइप बता रहा हूँ जिससे क्लैरिटी रहे। जब हम ऑर्डिनरी बिल को पारित होने की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो और भी आपको समझाएंगे। वित्तीय विधेयक टाइप 2 अनुच्छेद 117 क्लॉज नंबर 3 में दिया हुआ है फाइनेंस बिल टाइप नंबर 2। इसको समझ लेते हैं। इसमें भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान भी शामिल होते हैं, लेकिन इसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई भी मामला शामिल नहीं होता है। तो जब भारत की संचित निधि से कोई पैसा निकाले जाने की या उसमें डाले जाने की कोई बात होगी और लेकिन 110 आर्टिकल यानी मनी बिल से संबंधित कोई भी बात नहीं होती है, तो ये फाइनेंस बिल टाइप 2 बन जाता है। ठीक है, फाइनेंस बिल टाइप 1 फाइनेंस बिल टाइप 2 में अंतर समझ गए होंगे। फाइनेंस बिल टाइप 1 में आर्टिकल 110 यानी मनी बिल से संबंधित भी कोई एक प्रावधान शामिल हो सकता है, लेकिन फाइनेंस बिल टाइप 2 में नहीं होता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा इसे स्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। गतिरोध अगर होता है लोकसभा राज्यसभा के बीच तो संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। इसके लिए राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकते हैं या विधेयक को रोक सकते हैं, सदन के पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। विधेयक को पेश करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। फाइनेंस बिल टाइप 2 के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है, पूर्व अनुमोदन या प्री रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होता है फाइनेंस बिल टाइप 2 को पेश करने के लिए। इसे एक साधारण विधेयक ही माना जाता है, यानी फाइनेंस बिल टाइप 2 एक ऑर्डिनरी बिल की तरीके ट्रीट किया जाता है। जबकि फाइनेंस बिल टाइप 1 में क्या होता है कि फाइनेंस बिल टाइप 1 केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है और फाइनेंस बिल टाइप 1 को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। जबकि फाइनेंस बिल टाइप 2 जो होता है इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी एक में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या अंतर है, फाइनेंस बिल टाइप 1 में और फाइनेंस बिल टाइप 2 में क्या अंतर है। अच्छा, एक चीज आप कमेंट करके बताइएगा, कल हमने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कवि पितामह या आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? अल्लासानी पेड्डना, पिंगली सूरन्ना, तेनाली रामकृष्ण या भट्टमूर्ति? पृथ्वी के जो लेयर्स हैं या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, आंतरिक संरचना, इसको हमको स्टडी करना है। ये ऐसा डायग्राम आपको हर बुक में देखने को मिल जाता है। इसका सिग्निफिकेंस तब होता है जब हम प्लेट टेक्टोनिक वगैरह पढ़ते हैं। तो बेसिक अभी समझेंगे, प्लेट टेक्टोनिक की अवधारणा आपको हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा थ्योरीज पर नहीं बात करेंगे क्योंकि यूपीपीएससी ज़्यादातर फिजियोग्राफिक थ्योरी जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, C4 स्प्रेडिंग हो गया, इनकी थ्योरीज में ज़्यादा विचार नहीं करता है। उन थ्योरीज से जो आउटकम्स हैं, जो संरचनाएं बनी हैं, उसके बारे में ज़्यादा पूछता है यूपीपीएससी, और एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि होल थ्योरेटिकल पार्ट पर। तो थोड़ी सी थ्योरी समझना जरूरी है। अर्थ लेयरिंग सिस्टम के बारे में बहुत टॉपिक आपको बोर करता है, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि ये जब तक नहीं समझेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रस्ट के बारे में, यानी भूपटल यानी कि क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट किसी भी चीज़ का ऊपरी हिस्सा होता है। जैसे हम लोग पिज्ज़ा बनाते हैं, पिज्ज़ा की जो ऊपरी लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। वैसे ही पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है जो हमको दिखाई पड़ती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। अब क्रस्ट की थिकनेस जो है कितनी होती है, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया या फिर फैक्चुअल पार्ट हो गया, कभी भी सिर्फ एग्जाम्पल नहीं काम करेगा अगर आपकी थ्योरीज और फैक्ट्स नहीं क्लियर हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा यूपीपीएससी में। क्रस्ट कितना जो है गहरा होता है? क्रस्ट जो है रफली एवरेज 70 किलोमीटर गहरा लिखा जाता है बुक्स में, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जो ओशियनिक क्रस्ट होता है उसमें गहराई में अंतर देखने को मिलता है। जैसे ओशियन में इसकी लंबाई मतलब ये गहराई जो है 140 किलोमीटर भी तक जा सकती है कहीं कहीं पर, और कई बार जो है 10-15 किलोमीटर तक रहती है कॉन्टिनेंट में, यानी कि स्थल में कम रहती है, और जब ये समुद्र के नीचे जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तक पहुंचता है तब
मतलब ये ओशियनिक क्रस्ट तक पहुंचता है तब लंबाई बढ़ जाती है, तो रफली 70 किलोमीटर मानेंगे और 0 से 100 किलोमीटर इसको सही मानेंगे। ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट ज़्यादा गहरा होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये कम गहरा होता है। क्रस्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे लिखा है प्रकृति में भंगुर होता है, यानी कि ये बनता बिगड़ता रहता है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट एक सा नहीं रहता है। इसकी जो मतलब कह सकते हैं गहराई है वो घट पड़ सकती है क्योंकि लैंडफॉर्म चेंज होते हैं। और पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% और पृथ्वी के द्रव्यमान का 5% जो है क्रस्ट बनाता है, ध्यान रख सकते हैं। महासागरीय महाद्वीपीय क्षेत्रों के नीचे भूपटल की मोटाई अलग अलग होती है। महासागरीय भूपटल महाद्वीपीय भूपटल की तुलना में पतला होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये ओशियनिक क्रस्ट की तुलना में कम गहरा होता है या कम मोटा होता है। भूपटल के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सिलिका है और एल्युमिनियम है, और इसको सियाल भी लिखा जाता है, SI से सिलिका और AL से एल्युमिनियम। तो सियाल कहते हैं। सियाल का उपयोग कभी कभी लिथोस्फीयर को बताने के लिए भी किया जाता है। अब लिथोस्फीयर स्टडी करेंगे। स्थलमंडल या लिथोस्फीयर के बारे में बात करें तो लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे बाह्य परत होती है जिसमें पूरा क्रस्ट, ध्यान रखिएगा, पूरा क्रस्ट का मतलब हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों, और मेंटल की सबसे ऊपरी लेयर को हम लोग शामिल करते हैं। अभी डेफिनेशन दिमाग में डालिए, अभी मेंटल दिखाएंगे डायग्राम में तो समझ में आएगा। यानी पूरा क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग बनाता है लिथोस्फीयर। टेक्टोनिक प्लेट नामक भागों में विभाजित किया जाता है। जो हम टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ेंगे वो किसका भाग बनती है? लिथोस्फीयर का, ध्यान रखिएगा, लिथोस्फीयर का। ये प्लेट, इन प्लेटों से जो हलचल होती है पर्वत निर्माण, समुद्र गर्त के निर्माण में, ठीक है, ओशियनिक रिज के निर्माण में, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये कैसे कैसे बनता है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि लिथोस्फीयर के ही टुकड़े होते हैं ये प्लेट, जो जब गति करते हैं एस्थनोस्फीयर के ऊपर तो ये सारी संरचनाएं बनती हैं। समुद्री गर्त का निर्माण होता है, भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं। लिथोस्फीयर कितना होता है? यहाँ पे लिथोस्फीयर को दिखाया गया है, ये रहा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में कितना कितना हिस्सा ले रहे हैं? यहाँ पर पूरा क्रस्ट ले रहे हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट इतना, और जो एस्थनोस्फीयर है ये पूरा, ये जितना एस्थनोस्फीयर यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी ऊपरी हिस्से को हम लोग लिथोस्फीयर में शामिल कर ले रहे हैं। तो ये हिस्सा जो है एस्थनोस्फीयर का, मतलब ये मेंटल का पूरा, ये किसमें आ रहा है? ये आ रहा है लिथोस्फीयर में। तो ये मेंटल जो ये पूरा है, इतना मेंटल है। तो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है ये हम लोग किसमें ले रहे हैं? लिथोस्फीयर में। इतना हिस्सा हम लोग लगभग लिथोस्फीयर में ले रहे हैं, बाकी एस्थनोस्फीयर में आता है। सबसे अंदरूनी हिस्सा जो है ये कोर कहा जाता है। सबसे अंदरूनी हिस्सा ये कोर कहा जाता है, येलो वाला पोर्शन जो डायग्राम में दिख रहा है। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर, इनर कोर। तो क्रस्ट के भीतर लिथोस्फीयर के नीचे जो भाग पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मेंटल बोलते हैं। तो मेंटल की ऊंचाई या मोटाई लगभग होती है, गहराई कुछ भी कह लें, मोटाई 29,सौ किलोमीटर होती है, और पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% और पृथ्वी के द्रव्यमान का करीब 67% ही बनता है। ठीक है, मास का करीब 67% और वॉल्यूम का करीब 84% मेंटल होता है। मेंटल का प्रमुख घटक जो है ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम होते हैं, तभी मेंटल को हम लोग सीमा भी बोलते हैं। सीमा यानी कि सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना होता है मेंटल। मेंटल का घनत्व क्रस्ट से अधिक होता है, ये ध्यान रखना, डेंसिटी क्रस्ट से ज्यादा होती है। मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस भाग पूरे क्रस्ट और लिथोस्फीयर का निर्माण करती है। तो मेंटल मतलब ये पूरा क्रस्ट और जो हमारा लिथोस्फीयर है ये मेंटल का ही तो ऊपरी भाग है, जैसे हमने ऊपर दिखाया आपको डायग्राम में। एस्थनोस्फीयर ऊपरी मेंटल का एक अत्यधिक चिपचिपा, यांत्रिक रूप से क्षीण और लचीला हिस्सा होता है जो लिथोस्फीयर के ठीक नीचे होता है। तो एस्थनोस्फीयर भी लिथोस्फीयर की तरह मेंटल का ही पार्ट है और ये मैकेनिकली वीक हिस्सा होता है एस्थनोस्फीयर। यहाँ पर आप लिथोस्फीयर स्पॉट कर पा रहे होंगे यहाँ तक, और उसके नीचे का जो मेंटल का हिस्सा है ये होता है एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर मैकेनिकली वीक होता है और इसके ऊपर जो है लिथोस्फीयर गति करता है, तैरता है। लिथोस्फीयर या फिर टेक्टोनिक प्लेट किसके ऊपर तैरती हैं? एस्थनोस्फीयर के ऊपर। ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फीयर किसके ऊपर गति करता है? एस्थनोस्फीयर के ऊपर। ज्वालामुखी विस्फोट में जो मैग्मा बाहर आता है वो कहाँ से आता है? तो मैग्मा जो है लिथोस्फीयर से नहीं आता है, मैग्मा जो आता है एस्थनोस्फीयर से ही आता है। तो एस्थनोस्फीयर मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है, ध्यान रखिएगा, और जिसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेटें या महाद्वीपीय प्लेटें गति करती हैं। लिथोस्फेरिक प्लेटें या फिर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है किसके ऊपर गति करती है? ये गति करती है एस्थनोस्फीयर के ऊपर, और इसी गति को जो हम लोग स्टडी करते हैं और इसके परिणामों को जो स्टडी करते हैं उसी को प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। ठीक, मेंटल का विभाग जो लिथोस्फीयर और एस्थनोस्फीयर को के ठीक नीचे होता है उसको लेकिन कोर के ऊपर होता है, उसको मीजोस्फीयर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हम कोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र के आसपास सबसे भीतरी परत होती है, मुख्य रूप से एफी और निकल से बनी होती है, तभी इसको नाइफ कहा जाता है। एफी निकल से बनी होती है, इसलिए इसको नाइफ बोलते हैं कोर को।
कोर पृथ्वी के आयतन का लगभग 15% और पृथ्वी के द्रव्यमान का 32.5% होता है। कोर पृथ्वी की सबसे घनी परत होती है, सबसे डेंस। कोर में 2 उप परत होती हैं, एक आंतरिक कोर यानी इंटरनल कोर और एक्सटर्नल कोर, या फिर आउटर कोर या इनर कोर। आंतरिक कठोर ठोस अवस्था में होता है, जबकि जो एक्सटर्नल कोर होता है ये सेमी फ्लूइड स्टेट में है, ऐसा माना जाता है। बैरिस्फीयर शब्द का प्रयोग कभी-कभी पृथ्वी के कोर या कभी-कभी पूरे आंतरिक भाग को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो जैसे आपसे पूछ लें व्हाट इज बैरिस्फीयर, तो ये अंदरूनी भाग होता है, यानी कि मेंटल के नीचे का भाग जो है ये बैरिस्फीयर कहला सकता है। एस्थनोस्फीयर की गहराई 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक हो सकती है। ये ठोस सिलिकेट पदार्थों को बना होता है, लेकिन उच्च तापमान में बहुत लंबे समय तक फ्लूइड स्टेट में रह सकता है, मतलब बहने की अनुमति देता है लिथोस्फीयर को अपने ऊपर। स्थल मंडल लिथोस्फीयर सीमा वह स्थान है जहाँ जो जियोलॉजिस्ट हैं 2 परतों के बीच लचीलेपन के अंतर को मार्क कर सकते हैं। हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है, द थ्योरी दैट स्टेट्स दैट द पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय मूवमेंट इन द मेंटल इज कॉल्ड व्हाट। अब इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स की ही थ्योरी को ट्विस्ट करके बीपीएससी ने लिखा था। द थ्योरी दैट स्टेट्स पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फेयर, क्रस्ट कह दें या लिथोस्फेयर कह दें, जो स्लो मोशन करते हैं एस्थनोस्फेयर या मेंटल के ऊपर, क्योंकि एस्थनोस्फेयर भी मेंटल का ही ऊपरी भाग है। तो ये जो है क्या कहलाती है थ्योरी, इसी को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं, जैसे मेंटल लिख दिया है यहाँ पर एस्थनोस्फेयर की जगह, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। ऊपर लिथोस्फेयर की जगह क्रस्ट लिख दिया तो आप कंफ्यूज कर सकते थे। और इस तरीके से एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसमें पूछा गया था डेफिनेशन इसका। कलम ने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था, तो इसमें ये क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बताइएगा क्या इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए 2 कथन है, एक को ए और दूसरे को आर कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य में न्यायाधिकार प्रणाली कुछ हद तक यूरोपीय सामंतवाद के समान होती थी। इसका रीजन है, विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन में नायक अक्सर अपनी जमीनी काश्तकारों को उसी शर्तों पर भूमि पट्टे पर दे देते थे जिन शर्तों पर शासक से भूमि को प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर बताइए क्या सही है क्या गलत है। इसका इंग्लिश वर्जन भी हम लिख करके लाए हैं। द नायंकार सिस्टम या अमर नायक सिस्टम इन विजयनगर वॉज इन सर्टेन वे सिमिलर टू यूरोपियन फेडरलिज्म। इन विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन नायक्स often leased out their land to tenants on terms similar on which they held their lands from the king या रूलर ऑफ विजयनगर। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों जो है सही नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता है। और ये ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है, क्या इसका उत्तर होगा। तो डे नंबर 29 में आ चुके हैं साइंस सेक्शन के ऊपर, जिसमें आज बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास होंगे। पहला है बायोफ्यूल और दूसरा है फराडेस केज। तो पहला वाला तो सभी लोग जान गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा आपको हो सकता है नाम ही पहली बार सुनाई दे रहा हो। तो कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, डेली लाइफ में अपन ऑब्जर्व भी करते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आइंदा जब भी आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गाड़ी लेके निकलोगे और अगर रास्ते में बिजली वगैरह कड़कने लगे तो आपको आज के बाद डर नहीं लगेगा, गारंटीड है। क्योंकि कुछ ऐसे प्रिकॉशन बताएंगे जो कि आप ले सकते हो और बिना किसी डर के अपनी ड्राइव का आनंद लेते हुए जा सकते हो। आप में से कुछ सोच रहे होगे ये क्या बात करता है यार, ये साइंस का लेक्चर है कि क्या है। तो साइंस वाली चीज़ें भी डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई क्या आप लोग को पता है कि आप जो भी पेट्रोल डलवाते हो अपनी बाइक, कार या स्कूटी में, उसमें 10% से 20% के आसपास शराब मिली होती है। तो भाई साहब इसमें चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने खुद ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 के माध्यम से। अब इसके बाद हुआ क्या था, जो भी हमारा पेट्रोल है उस पर शराब मिलेगी और जो भी डीजल है वो फॉसिल फ्यूल की अपेक्षा बायोमास से बनेगा, उसे बायोडीजल कहते हैं। इससे पहले हम इन पे डिटेल पे आएँ, आप समझो कि ये बायोफ्यूल होता क्या है। तो ये बायोमास से बनता है, ना कि फॉसिल से। और इन्वायरमेंट में इतना तो आपको पता ही है कि बायोमास और फॉसिल में क्या अंतर होता है। तो कुछ नहीं, आपको ज़मीन में उगी हुई कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे गन्ना, गेहूँ और मक्का। इसकी सहायता से आप उस शराब को बना सकते हो जो कि आप पेट्रोल में मिलाने वाले हो। मेनली आप इथेनॉल मिलाते हो। अगर आपने पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया तो इस प्रोसेस को इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। अब भाई नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 के हिसाब से साल 2025 तक भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि जो भी पेट्रोल है उस पर 20% इथेनॉल मिलना ही चाहिए। अब ऐसा क्यों किया, इथेनॉल की क्या खासियतें हैं, इथेनॉल का क्या इतिहास है, वो सब जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो।
वीडियो को ज़्यादा लंबा अपन करेंगे नहीं। और उसकी दूसरी वजह ये है कि वहाँ से कुछ ज़्यादा आपको हासिल नहीं होगा। ये कोई ऐसा कंसेप्ट तो है नहीं कि फ़ोटोसिंथेसिस का कोई रिएक्शन है तो इसके पीछे का लॉजिक हम समझाएं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आंसर आपको ज़रूर करेंगे। आप लोग ये सोच रहे हो कि अभी तक भारत सरकार कहाँ थी, अभी तक क्यों नहीं ये महसूस किया गया कि पेट्रोल में आप शराब मिलाओ, अभी तक ये क्यों नहीं फील किया गया कि डीजल आप फॉसिल से ना बना के बायोमास से बना लो, ऐसा क्यों? तो उसकी वजह ये है कि पुराने टाइम पे पेट्रोल डीजल के रेट काफ़ी सस्ते हुआ करते थे। अगर आप 80s 90s के हो तो अपने बचपने में आपको रेट अच्छे से पता होंगे। वैसे मुझे जहाँ तक याद है तो 21 रुपये में उस समय पेट्रोल था और 18 या 17 में डीजल हुआ करता था। आपको कितना याद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इतना सस्ता अगर पेट्रोल डीजल है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ मिलाने की। लेकिन आज के टाइम पे कोविड में एक समय 104 पे पेट्रोल पहुंच गया था, कहीं कहीं पे 110। तो इतना महंगा अगर पेट्रोल हो रहा है तो उसमें आपको शराब मिलाना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। इस वजह से सरकार इस चीज़ के लिए सीरियस हो गई है 5-6 साल से। तो ये गड़बड़ है बाबा। हाँ, तो बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार, चूंकि पेट्रोल डीजल इस समय इतने महंगे आ रहे हैं इसलिए ये चीज़ करनी पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पेट्रोल डीजल भारत में नहीं बनते, उसे हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता है। और उस चक्कर में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों भी नहीं, खरबों रुपए खर्च करती है भारत सरकार हर साल। तो सोचो यार, अगर मैंने 20% शराब यानी कि इथेनॉल मिला दिया, शराब से इथेनॉल ही समझना, वो पीने वाली दारू मत समझ लेना देसी। तो यार 20% अगर इथेनॉल मैंने मिलाया तो सोच लो कितने ज़्यादा रुपए की अपने को बचत हो जाएगी। कभी फुर्सत में बैठना तो 1 खरब का 20% निकाल के देखना, अंदाज़ा लग जाएगा। तो इतने सारे पैसे भारत सरकार हर वर्ष बचा सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ये शराब है मतलब इथेनॉल, इसको इंडिया में बनाना बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। जो भी कंपनीज इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनका काम ही वही है, उनको कुछ नहीं, बस गन्ने का जूस, अरे नहीं यार, गन्ना खरीदना होता है सीधे सीधे किसानों से और उसका फर्मेंटेशन कराना होता है बाद में। इतना ही आसान होता है। अगर गन्ना नहीं तो मक्के से भी काम चल सकता है और कभी कभी गेहूं से भी। वैसे गन्ना ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि अपने देश में होता भी है, स्पेशली यूपी और महाराष्ट्र में। तो भाई साहब, इससे 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार हर साल बहुत ज़्यादा रुपए बचा लेती है। 1 खरब का 20% आप निकाल सकते हो, बाकी ऐसे ऐसे कई खरब के जुड़ जाएंगे तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। और दूसरी बात, किसानों को इससे भर भर के फ़ायदा होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का नुकसान हो सकता है। इस समय किसान जो भी गन्ना उगाते हैं ज़्यादातर वो शुगर की फैक्ट्रियों को सप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वो चीनी की फैक्ट्री को भेजने के बजाय इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए दे देंगे तो कई गुना उनको प्रॉफिट हो जाएगा। और यही वजह है कि जो गन्ना चीनी बनाने में लगना था वो शराब बनाने में यूज़ हो रहा है। लेकिन उससे अपने को क्या, किसान तो सोचेंगे अपने को तो बस पैसा कमाना है, तो पैसा उनको ज़्यादा मिलेगा। अब जैसा कि हम वीडियो की शुरू से बता रहे हैं आपको कि जो भी पेट्रोल है उस पर आपको 20% इथेनॉल मिलाना है। अब सवाल ये उठता है कि केवल शराब से ही गाड़ी चला लो ना, पेट्रोल की ज़रूरत ही क्या है? तो देखिए, होता ये है कि जो मीथेन है वो जब जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एनर्जी मिलेगी। अब ऐसे ऐसे कई मीथेन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो एक N कार्बन एटम का और डबल ऑफ N हाइड्रोजन एटम का एक एल्कीन बन जाएगा, जो कि पेट्रोल, केरोसिन और डीजल में आपको देखने के लिए मिलता है। तो भले ही डीजल जलाने में आपको एफर्ट ज़्यादा लगता हो, उसको एयर देनी पड़ती है, पेट्रोल भक्क से जल जाता है, लेकिन अभी भी जो हीट करने के लिए टेम्परेचर लगता है ना, वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा तब है जब आप पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ शराब को अपने कार में डाल लोगे या फिर बाइक स्कूटी में डाल लोगे तो इंजन आपका चलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके इंजन आज की डेट में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो पेट्रोल और ज़्यादा से ज़्यादा CNG में जलें। अगर आप डीजल वालों को एक्सक्लूड कर दो तो इनके लिए एक ऐसा इंजन चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बायोफ्यूल पे चले। इथेनॉल आधारित इंजन इसके लिए बनना चाहिए। तो अगर कल को सरकार इथेनॉल आधारित इंजन बनाने लगे तो हो सकता है हमें ये चीज़ देखने के लिए मिले कि शराब से आपकी गाड़ी चल रही है
और ये चीज़ मैं आपको आके खुद बताऊंगा अगर कुछ ऐसा होता है तो अभी यार हमने जितनी भी बात करी वो पेट्रोल के ऊपर थी कि उसमें इतना % इथेनॉल मिलाया जाए, लेकिन डीज़ल का क्या? तो डीज़ल तो अभी भी फॉसिल से ही बनता है, और आज की डेट में एक समय 18 पे बिकने वाला डीज़ल 87-88 पे पहुंच चुका है। आपके यहाँ कितना है शहर में? कमेंट में बताइए। तो ये चिंता का विषय अभी भी है, और इसीलिए डीज़ल आप बायोफ्यूल से नहीं, कुछ कच्चे मटेरियल से आप बनाने लगे हो, जिनमें से मेन होता है जेट्रोफा। इस पौधे से आप डीज़ल बना सकते हो, फॉसिल की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे डीज़ल को बायोडीज़ल कहते हैं। तो भाई बायोफ्यूल की बात चली गई है, तो इसके 4 टाइप भी होते हैं जनरेशन के हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहली जनरेशन में आप नॉर्मल बायोफ्यूल बनाते हो शुगर केन से, या फिर गेहूं से या मक्का यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी बायोमास, मतलब ज़मीन से निकाली हुई चीज़, प्लांट बेस्ड होनी चाहिए। दूसरी जनरेशन में इससे घटिया क्वालिटी के मटेरियल आ जाते हैं, जैसे पेड़ों से कटी हुई लकड़ी और घास फूस। तीसरी जनरेशन में और भी घटिया क्वालिटी का बायोमास आता है, शैवाल आधारित। तो जैसे जैसे आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जाते हो, तो आगे बढ़ने पे बायोमास की क्वालिटी घटती जाती है। इसका एक्सेप्शन है फोर्थ, क्योंकि इसमें आपके पास जो भी बायोमास है उसमें कुछ एडवांस टेक्निक का यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल गैसिफिकेशन का, या फिर सोलर एनर्जी का यूज़ करके उनसे एनर्जी निकालने का, सोलर टू फ्यूल टेक्निक। तो ये तो हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, हो सकता है एग्ज़ाम में बन जाए सवाल। अब भाई साहब चलते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है फराडे का पिंजड़ा। तो देखो यार, था क्या कि फराडे जो था उसने यूपीपीएसएस का प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला, और वो बन गया जेलर, और उसके जेल को फराडे का पिंजड़ा कहते हैं। अरे किस दुनिया में हो यार? अब सुनो रियलिटी। तो रियलिटी के लिए क्या आप जानते हो इस बात को? तो हमें पता था आप लोगों का रिएक्शन कुछ इसी प्रकार का होगा। अब सुनो, इमेजिन करो आप अपने फ्री टाइम में ट्रैवल कर रहे हो अपनी गाड़ी से, या दोस्त की किसी गाड़ी से, कई सारे दोस्त हैं उसमें, आप सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हो, म्यूज़िक चल रहा है बढ़िया, एकदम मस्त माहौल है। लेकिन मान लो अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल के आसपास हो और वहाँ कड़क रही बिजली, और अगर वो बिजली आपकी गाड़ी में गिरी, तो आप लोग को क्या ये लगता है कि जैसे ही बिजली आपकी गाड़ी में गिरेगी वो ब्लास्ट हो जाएगी, रोहित शेट्टी वाली कार बन जाएगी, और उसमें जो भी बैठा है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो जल जाएगा? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके ठीक उल्टा होगा, ना केवल आपकी गाड़ी बचेगी बल्कि आप खुद भी बचोगे। तो आप लोग सोच रहे हो क्या ऐसा मुमकिन है? तो जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। जैसे ही कोई बिजली आपकी गाड़ी में गिरेगी, तो आपकी गाड़ी में अंदर करंट जाएगा ही नहीं, वो सरफेस से होते हुए सीधे ग्राउंड में चला जाएगा, नहीं तो टायर से होते हुए। अब ऐसा हर बार हो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके पीछे काम करती हैं, उसके बारे में आगे बताएंगे। तो अभी 1 मिनट पहले जो मैंने बात कही बिजली गिरने वाली, तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि हमारी तो दुकान फट गई, वो लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और वीडियो को अंत तक देखो, इंपॉर्टेंट बातें बताने अब जा रहे हैं। तो चलो यार, सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर ओवर हियर। और अगर पुराने हो तो लाइक करना मत भूलना। कर दिया? चलो फिर आगे बात करते हैं, लाइक करना तभी बताऊंगा। तो ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई कि आप गाड़ी में मस्त आराम से ड्राइव करो, बिजली कड़कने दो, उसे सिंपल इग्नोर मारो, आपका कुछ नहीं कर पाएगी। ये चीज़ सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करी थी फराडे ने, और उस टाइम पे ना इन्होंने गाड़ी को एक पिंजड़े से कंपेयर किया था। ये कोई यूपीपी से सिलेक्टेड जेलर नहीं है, ये एक साइंटिस्ट हैं। इनका कहना ये था कि आप एक मेटल का स्फीयर एज्यूम करो, यानी कि लोहे या फिर सोने से, अगर ज़्यादा अमीर हो तो सोना एज्यूम कर लो, उससे बनी क्रिकेट बॉल, लेकिन अंदर उसके कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरीके का अगर आपके पास मेटल का स्फीयर है, फिर भी नहीं समझ पा रहे तो गुब्बारे से रिलेट कर लो, अंदर सिर्फ हवा भरी है और कुछ नहीं है, बाहर पूरा का पूरा अच्छा खासा है। तो इस टाइप के कंडक्टर से, यानी मेटेलिक हॉलो स्फीयर से अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ भी तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं, उसकी सरफेस से होते हुए बाहर निकल जाएगा और ग्राउंड में चला जाएगा। और ऐसे में होगा ये कि ये पूरा का पूरा बच जाएगा, और इसके अंदर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा, ना तो उसकी मृत्यु होगी ना वो जलेगा।
क्योंकि जैसा हमने पहले बोला कि इसके अंदर और कुछ नहीं बल्कि हवा है, और हवा एक बहुत ही बुरा कंडक्टर है, उससे करंट पास हो ही नहीं सकता। तो ये सुनते ही जिनके रोंगटे खड़े हो गए हो और वो सोच रहे हो कि हमारी गाड़ी कभी भी बिजली का शिकार नहीं बनेगी, तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ऐसे दुनिया के सारे ड्राइवर बहुत स्मार्ट होंगे? लेकिन जैसा हमने वीडियो के शुरू में कहा कि भाई हर कार बिजली से बच जाए ये ज़रूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं। तो चलो उसको समझते हैं पहले। अगर ये सारी कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो बिजली अगर यहाँ गिरी भी तो या तो इसी सरफेस से होकर बाहर निकल जाएगी या तो इस टायर से होते हुए। लेकिन एक गड़बड़ अभी भी है बाबा। अभी आपने बताया कि एयर एक बैड कंडक्टर है, उससे बिजली पास नहीं होती, लेकिन ऊपर आसमान से लेके नीचे इस कार तक ये बिजली पहुंची कैसे? बीच में भी तो हवा है ना इतनी सारी। तो देखो यार, जो बिजली आसमान में कड़कती है ना, उसमें कोई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई नहीं होता बिजली का, उसमें दुनिया हिला देने वाला करंट होता है। और इतने सारे करंट को थोड़ी सी रेजिस्टेंस से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना हैवी ये करंट है आसपास की हवा उतना रेजिस्टेंस ऑफर कर ही नहीं रही है कि इसको रोक दे। इस वजह से बिजली तो डेफिनेटली पहुंचेगी। तो भाई साहब, एक बार बिजली पहुंच गई तो आपको कुछ चीज़ें करके रखनी होंगी। अगर आप उस समय ट्रैवल कर रहे हो तो एकदम ही इग्नोर कर दोगे तो उस स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाओगे, जो कि हमने शुरू में दिखाया था। तो देखो यार, होता क्या है कि अपनी कार को ना सबसे पहले फराडे केज में कन्वर्ट करो आप। पास से कोई हवा अंदर नहीं जानी चाहिए और अंदर की हवा बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आप सारी खिड़की दरवाजे अच्छे से लॉक कर दो सबसे पहले, और आसपास की मेटेलिक चीज़ों को छूना बंद करो। स्टीयरिंग से हाथ हटा लो, और उससे भी पहले गाड़ी को किनारे करो, इसके बाद ये सारी चीज़ें करो। साथ में अंदर से दरवाजे को हाथ मत लगाना, और जूते वगैरह पहने रखना। जो लोग बेयर फुट गाड़ी चलाते हुए मतलब नंगे पैर, वो सावधान रहें थोड़ा सा। और वो लोग पैर को ऊपर कर लें हो सके तो, अगर चप्पल नहीं है तो। बस इतना काम करना है। इसके बाद बिजली तो क्या, उसके पिताजी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन यार, मोबाइल को स्विच ऑफ रखना होगा और ऊपर नीचे आजू बाजू कार को छूना नहीं होगा। बस एक साधु संत की तरह चुपचाप पैर लटका के बैठ जाओ वहाँ पे। अगर एकदम ही खतरनाक माहौल है, बिजली पे बिजली कड़क रही है और कार के ऊपर गिर भी रही है, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आसपास की चीज़ें हो सकता है डैमेज हो जाए, बोनट हो सकता है हल्का सा ख़राब हो जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटीड है। तो चलो यार, वही करते हैं जो कि हम बाकायदी ख़त्म करने की बात करते हैं, यानी कि MCQ सॉल्व करना। तो बताओ यार, बायोडीजल का पौधा इसमें से कौन सा है? तो जेट्रोफा। अगर ये गुग्गुल की बात चली गई है तो ये एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जो कि यूरिक एसिड को शरीर से फिल्टर करने में हेल्प करती है आपकी। अब 928 भी वही है कि बायोडीजल कौन सा है? तो जेट्रोफा। फ़र्क ये है कि ये ऑप्शन ए में था वहाँ, यहाँ पे ये 3 में है। अब ये UPPCS ने सवाल पूछा है 214 नंबर, और ये पूरी की पूरी हमारी डिस्कशन पे आधारित है। ज़्यादा बार बाकायदी कहेंगे तो कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं। तो चलो यार, असर्शन पढ़ते हैं। अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो एकदम मौज में, और आपने खिड़की दरवाजे लॉक करके रखे हैं, तो आपकी कार का कुछ नहीं होने वाला। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल, पूरी बात इसी के ऊपर तो थी। अब रीज़न को अलग से पढ़ो, अभी असर्शन से मत जोड़ने लगना। कुछ लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, जिस वजह से ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर पाते। अब देखो, है क्या कि जो भी कार बंद है पूरी तरीके से, खिड़की दरवाजे इसके लॉक हैं, वो एक हॉलो कंडक्टर की तरीके काम करेगी, मतलब फराडे के पिंजड़े की तरीके। तो जो भी करंट है उसके अंदर नहीं आएगा, सरफेस से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ये सही है। लेकिन एक छुपा हुआ सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी परिस्थिति में किसी की कार क्यों सेफ रहेगी, तो क्या इसका जवाब ये दिया जा सकता है रीज़न वाला? तो जी हाँ, बिल्कुल यही तो दिया जा सकता है, और कुछ है ही नहीं। तो असर्शन रीज़न दोनों सही हैं, और असर्शन में छुपे हुए सवाल का जवाब रीज़न में मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये सिलेक्ट करते हैं। अब ये 3 नंबर वापस से रिपीट हो गया, इस बार अंग्रेजी में है, तो इसका आंसर खुद ही कर लेना। बायोडीजल कौन सा है बता देना। 928 भी वही है। तो चलो यार, इसी तरीके के 2 टॉपिक और लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करो और आराम से रिवीजन करते रहो।
एग्ज़ाम डेट की चिंता बिल्कुल मत करना। अगर ये आगे बढ़ी भी और आप लोगों की डिमांड रही तो इस तरीके की बकैती आगे भी आपके लिए लेके आते रहेंगे।